नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है देवनागरी लिपि गुण दोष। विशेष करके यह पाठ स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय खंड की परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के लिए एक तरह से सामान्य जानकारी से संबंधित है और अगर गहराई के लिए भी एक वीडियो तैयार है जो कि विहकाय है, वो भी दूंगा। मगर आज एक तरह से सूचनात्मक और परीक्षोपयोगी यह पाठ होगा। नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के पहले भाग में हम लोगों ने लिपि के बारे में और देवनागरी लिपि के उद्भव, विकास एवं नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए हुए आंदोलनों के बारे में संक्षेप में जाना। हम लोगों ने यह भी जाना कि नागरी लिपि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात लिपियों में से सर्वाधिक प्राचीन एवं वैज्ञानिक लिपि है, जिसमें हमारा समस्त साहित्य, समस्त वाङ्मय, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी यह वाहिका है, यानी कि वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का वह माध्यम बनी है। अब इस खंड में हम लोग नागरी लिपि पर नागरी लिपि विरोधियों के द्वारा लगाए गए आरोप कि नागरी लिपि अवैज्ञानिक है, अपूर्ण है, इसमें वर्णाधिक्य है, यह क्लिष्ट लिपि है और इसमें वर्णों के आधिक्य के कारण स्मरण करने में रखने में परेशानी होती है। साथ ही इसमें मात्राओं और संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग को लेकर कोई निश्चित नियम नहीं है, पर विचार करेंगे कि ये आरोप कितने उचित हैं या ये व्यर्थ हैं और निराधार या मनगढ़ंत हैं। इसका हम लोग इस खंड में विवेचन करेंगे कि पूरा विश्व इस देवनागरी लिपि की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है और वो मुक्त कंठ से प्रशंसा करने वाले लोगों के बारे में भी थोड़ा जो हम लोग जान लें। आइजैक पिटमैन, जिसने क्या किया था, शॉर्ट हैंड, यानी कि जो पूरे में विश्व में जो शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है, त्वरा लेखन जिसको कहते हैं, तो वह कह रहा है शख्स कि संसार की यदि कोई लिपि सर्वाधिक पूर्ण है तो वह एकमात्र हिंदी यानी कि नागरी लिपि है। मगर हम समझेंगे थोड़े, क्योंकि वो कह रहा है, मगर हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें अपनी मां में दोष जो निकालना है। फिर उसके बाद जो है मोनियर विलियम्स, जिसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और उसके परिष्कार किया, वह कहता है यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण और संतुलित है। अब इससे जो है बड़ा क्या हो सकता है, मगर आरोप लगाने वाले तो कुछ भी जो है लगा सकते हैं। और वह आरोप किस लिए लगाया जाता है कि चूंकि हम लोग गुलामी की मानसिकता से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं और समझ रहे हैं कि सारे ज्ञान विज्ञान की कुंजी अंग्रेजी में ही है, और इसका नतीजा हम लोगों को भोगना भी जो है पड़ता है कि रूस और चीन और जापान अपनी भाषा में पूरा अनुसंधान कर चुके होते हैं और उसके बाद हम लोग उसका इंतजार करते हैं कि पहले वह अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो उसका, और तब जो है हिंदुस्तान में आए और तब उसका हिंदी में अनुवाद हो या लिप्यंतरण हो, तब हम उसको पढ़ते हैं। तब तक तो जो है इतनी गति जो है आज विज्ञान आज इतना गतिशील है कि तब तक तो जो है बहुत देर हो चुकी होती है। 4th 5th जनरेशन की बात हम लोग करते हैं और तब तक जो है विश्व जो है 8वें या 9वें जनरेशन में जो है पहुंच जाता है। तो उसके प्रति जो है आग्रह दुराग्रह है, और उसके साथ जो है क्षेत्रीयता और प्रांतीयता की भी जो है बात है कि और ये विशेष करके जो है साहित्यिक नेताओं और राजनेताओं के द्वारा अपना सिक्का जो है चलाने के लिए
प्रांतीयता और क्षेत्रीयता का मुद्दा उठा करके नागरी लिपि को हिंदी की लिपि, ब्राह्मणों की लिपि, कर्मकांडीय लिपि का आरोप लगा देते हैं और कर्मकांडीय लिपि का आरोप लगाते हैं। और नागरी लिपि के बारे में ऐसी गलत धारणा वही जो है लगा सकता है जो कि नागरी लिपि से एक तरह से जो है अनजान है या अनजान बनने का जो है प्रयास करता है। वैसे सोए हुए को जगाना आसान होता है, मगर जो है अंठिया करके जो है सोया हुआ हो उसको जो है पानी फेंक गुदगुदाने से क्या जो है पानियों फेंकने पर वो जो है जल्दी नहीं जगता है, तो भी जो है करवट बदल लेता है जग जाने के बावजूद। तो वैसे को जगाने से कोई फायदा होना भी नहीं है। तो अब आ जाए हम लोग कि इस पर क्या क्या आरोप लगते हैं और उन आरोपों का अगर हम लोग जो है समाधान कर देते हैं तो और समाधान खोज लेते हैं तो उसका जो है गुण भी हो जाएगा। वैसे अलग अलग कर दिया हूं। सबसे पहला आरोप यह लगाया जाता है कि यह लिपि जो है क्लिष्ट है। क्लिष्ट यानी कि जो है कठिन है, सीखने में भी कठिन है, लिखने में भी कठिन है, और चूंकि बहुत ज्यादा संख्या में बड़ी लिपि है, इसमें लिपियों की जो का आधिक्य है, तो इसलिए सबको जो है याद रखने में परेशानी होती है। और साथ ही साथ लगे हाथ इसमें आधा करते हैं, यानी कि संयुक्ताक्षर बनाते हैं तो आधा भी लिखते हैं, पूरा भी लिखते हैं, साथ ही कभी जो है ऊपर लिखते हैं, कभी नीचे लिखते हैं संयुक्ताक्षर बनाने में। तो इसलिए यह लिपि क्लिष्ट है। अब और उसमें इसके साथ साथ अब मात्राओं को भी जो है ध्यान में रखना पड़ता है। और मात्राओं के साथ विडंबना ये है आरोप लगाने वाले कि कभी आगे लिखी जाती है, कभी पीछे लिखी जाती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। तो इस तरीके से यह लिपि क्लिष्ट है। तो इसका जो है जवाब कि हमारे पास दौलत है, दौलत अगर ज्यादा हो गई तो क्या फेंक देते हैं क्या, या फेंक देंगे? तो यह हमारी संपन्नता का सूचक है। तो हमारी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि में वर्णाधिक्य है, वर्णों की संख्या अधिक है, किंतु जितने की जरूरत है उतने का ही प्रयोग किया जाए ना। और जितने वर्ण हैं वे वर्ण सभी वे क्लिष्ट नहीं है, वर्ण आसान है। जरूरत है अभ्यास की, प्रयास की। अगर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो इसकी विशेष विशेषता यह है कि अन्य लिपियों में कोई उच्चारण में छोड़ देते हैं, नहीं रहते हैं तो उसको जो है बुला लेते हैं, उससे तो जो है कहीं अच्छी है। जैसे लिखते हैं नाइफ, आप कनाइफ, कनाइफे लिख पढ़ते हैं नाइफ। लिखते हैं केमिस्ट्री, आप लिखते हैं केमिस्ट्री, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री। लिखते हैं पसिकोलॉजी, आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी। कम से कम इससे तो यह लिपि बचाती है कि जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, या जो सुनते हैं या जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं। तो यह क्लिष्टता सिर्फ कहने के लिए है, और यह क्लिष्टता का आरोप वही लगा सकता है या वही लगाएगा जो हिंदी लिपि से घृणा करता है, क्योंकि चले न जाने आंगन टेढ़ा। उसके बाद कि इसमें वर्णाधिक है, 63 या 64 वर्ण है, तो इससे जो है बड़ी बड़ी जो है लिपियां हैं, थाई लिपि जिसमें 66 वर्ण है, 66 वर्ण है। मगर हम लोगों के सामने
अंग्रेजी का चश्मा तो चढ़ा हुआ है कि अंग्रेजी में 26 वर्ण नहीं है, तो उन 26 वर्णों को हम लोग याद रख लेंगे या याद कर लेंगे, तो उससे हमारा काम चल जाता है। काम क्या चल जाता है, वहां पर अगर जो है हिंदी या नागरी लिपि में वर्णाधिक्य अगर आपके लिए समस्या है, तो अंग्रेजी में उससे बड़ी समस्या यानी कि रोमन लिपि उससे भी ज्यादा जो है समस्या प्रदायी है, क्योंकि इसमें ये कहीं ध्वनि को के लिए अनेक वर्ण है। तो जैसे कि क के लिए सी से भी लिखा जाता है, सी एस से भी लिखा जाता है, क्यू से भी लिखा जाता है, क्यू यू से भी जो है लिखा जाता है, तो सीके से लिखा जाता है। तो कौन जो है पूर्ण है, यानी हमारे पास प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग है वर्ण है, चिन्ह है, तो यह दोष कैसे। फिर उसके बाद इसमें अनावश्यक वर्ण है, तो अनावश्यक वर्ण है तो क्या जरूरत है, अनावश्यक वर्ण को जो है छांट दीजिए, छांट तो दिया ही गया है। री और लिरी, मगर इसी को जो है लेकर के जो है खींचने से जो है क्या फायदा। री और लिरी हम अपनी सुविधा के अनुसार बना लिए, इसके ह्रस्व को हम र की तरह उच्चारण कर लेते हैं, काम हो गया। और लिरी नहीं प्रयोग करते हैं, मत कीजिए, लिरी से ही जो है काम चला लीजिए। मगर इसी के कारण या वर्णाधिक्य है और इनकी अनावश्यक जो है ध्वनियां हैं, जैसे कि कुछ कुछ ध्वनियों के जो है द्विरूपी भी हैं, और जैसे ऐसे भी लिखते हैं, तो इसको भी जो है आरोप लगाते हैं। तो अब तो जो है मानकीकरण हो गया है कि अ का सिर्फ यही जो है रूप प्रयोग में लाया जाएगा, मगर आदत से तो बाज आएंगे नहीं, बस कि अनावश्यक वर्ण है और इसी की गांठ बांध करके हम बैठे हैं। फिर कहते हैं कि दो या अधिक रूप, ये एक ही ध्वनि के दो या अधिक रूप हैं, तो जो अ ल झ झ छ छ ऐसे जो है रूपों का आरोप लगाते हैं कि इससे कठिनाई आती है सीखने में। जो हिंदी भाषी नहीं है या जो विदेशी हैं उनको इसे सीखने में कठिनाई आती है, जबकि बात वैसी नहीं है। अब तो यह मानक रूप में अपना लिया गया है और यह कोई समस्या नहीं है। यह हमारे लिए तो यह विशेषता होनी चाहिए कि हमारी लिपि में वैविध्य है, यानी कि विविधता अपनी भारतीय संस्कृति की और भारत की विशेषता है, मगर यह विशेषता या यह गुण ही उन लोगों के लिए, किसी के लिए अवगुण बन जाता है। तो फिर आरोप लगाते हैं कि दो वर्णों में भ्रम होता है, चूंकि घ ध ख इसको पढ़ा जाएगा कि र पढ़ा जाए। अब भ और म में अगर शिरोरेखा ऊपर जो लाइन लगाते हैं उसको शिरोरेखा कहते हैं, तो शिरोरेखा में अगर सावधानी नहीं बरते तो घ जो है ध जो है घ हो जाएगा या घ ध हो जाएगा। वैसे ही दोनों अगर ख और र में कोई भेद नहीं कर पाते हैं, ण के भी जो है दो रूप लिखे जाते हैं, तो इसको यह तो जो है असावधानी के कारण हुआ। अब वहां पर भी अगर कर्सिव राइटिंग में लिखें रोमन लिपि में, तो वी एन एम के को लेकर के आई और एल को लेकर के तो भ्रम की गुंजाइश हो ही जाती है कि स्मॉल है कि कैपिटल है। और जहां दो दो रूपों की जो है बात होती है, तो अंग्रेजी में या रोमन लिपि में तो सभी लिपियों के सभी वर्णों के लिए दो दो रूप हैं, एक स्मॉल और दूसरा जो है कैपिटल। फिर उसके बाद शिरोरेखा लगाते हैं तो उससे समय की बर्बादी होती है, यानी कि ऊपर जो लाइन खींचा गया है उसको शिरोरेखा कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि शिरोरेखा खींचने से समय की बर्बादी होती है। अरे शिरोरेखा यानी कि हम अपनी भाषा को यानी कि कलात्मक बनाने के लिए, अलंकारिक बनाने के लिए शिरोरेखा लिखते हैं। नहीं लिखना है मत लिखिए। जो जैसे कि गुजराती में तो शिरोलेखा, गुजराती लिपि जो है वो अभी हिंदी
नागरी लिपि के ही जो है पैरेलल या उसी की जो है संगिनी या उसकी बहन लिपि है, तो उसमें जो है नहीं लिखा जाता है। मगर क्यों नहीं लिखें? अलंकरण, घर से जो है निकलते हैं तो अलंकरण करते ही हैं, तो उससे में समय की बर्बादी नहीं होती है। अगर हम जो है लिपि को थोड़ा अलंकृत कर दिए तो समय की बर्बादी है। और घर से जो है चलते समय आईने के सामने जो है घंटों जो है इंतजार करें, घंटों अपना जो है थोबड़ा निहारते हैं, उसमें समय की बर्बादी नहीं होती है। फिर संयुक्ताक्षर बनाने की जटिल प्रक्रिया है। संयुक्ताक्षर बनाने की प्रक्रिया जटिल है। आपके यहां तो संयुक्ताक्षर है ही नहीं, तो हमारे यहां एक खासियत है कि संयुक्ताक्षर, और वे आरोप लगाते हैं कि जैसे कि कभी संयुक्ताक्षर बनाने के लिए कभी ऊपर लिखते हैं जैसे टट्टू, कभी ऊपर नीचे रखते हैं टट्टू, कभी जो है बाएं रखते हैं जैसे क्रम, कभी ऊपर रखते हैं जैसे मर्म के ऊपर या सर्व, और कभी बाद में भी लगाते हैं, और कभी कहीं जो है आधा लगाते हैं और कहीं ऊपर नीचे जो है करते हैं, कहीं काट करके जैसे पकवा या मक्खी के तौर, तो इससे जो है परेशानी आती है। तो यह भी कोई आरोप नहीं है। अभ्यास और र के जहां तक 4 रूप हैं उसके लिए भी, क्योंकि अज्ञानतावश, विश्वास बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, क्योंकि अज्ञानतावश वो चारों र के अलग अलग रूप हैं और उनके लिए निर्धारित है स्थान भी और उसका प्रयोग भी। और उसके लिए फिर आरोप लगाते हैं कि स्वरों के लिए अलग मात्राएं हैं और मात्राओं को लगाने का भी कोई नियम नहीं है। नियम तो है ही, उसमें आरोप लगाते हैं कि जैसे ई की मात्रा लिखी जाती है पहले और पढ़ी जाती है बाद में, क्योंकि भारतीय लिपि या नागरी लिपि अक्षरिक लिपि है, यानी कि जो है अक्षर के अनुसार इसका उच्चारण होता है। तो मगर यहां पर वो अक्षर जिसकी का प्रतीक है मात्रा, और वह मात्रा हर्षई वह पहले लिखी दी गई तो पहले उसका उच्चारण होना चाहिए, यानी कि इसी एक के लिए जो है गांठ बांधे हुए हैं, सिर्फ एक है। और फिर आरोप लगाते हैं कि नीचे जो है लिखी जाती है और पढ़ी जाती है समानांतर। ये भी कोई मामला हुआ। फिर तो और जो है एक तो जो है ध्वनियों को याद कीजिए, और उसके बाद स्वरों को याद कीजिए, फिर वर्णों को याद कीजिए और स्वरों की मात्राओं को याद कीजिए। इसलिए यह लिपि अवैज्ञानिक है, अपूर्ण है, अतार्किक है, ऐसा आरोप लगाते हैं। अब इसका हमसे यह उसका संक्षिप्त रूप है, बृहद रूप का भी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। अभी इतने की ही जरूरत है और यह पर्याप्त है। स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा में अगर यह प्रश्न आता है, आना ही है, तो उस स्थिति में यह आपके लिए कारगर होगा। और फिर परीक्षा पूर्व आप लोग को शुभकामना कि अच्छे से परीक्षा दीजिए और अच्छे अंक लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करना है, क्योंकि सबकी परीक्षा है और सहयोग तो जरूरी है। और अपनी तो जो है संस्कृति ही है वसुधैव कुटुंबकम की और सहयोग की। बहुत बहुत